अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एफएससी फिजिक्स। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं, 12 सब टॉपिक्स हैं, 10 न्यूमेरिकल्स हैं, 9 शॉर्ट हैं और तकरीबन 4 टॉपिक्स 4 टेबल्स हैं। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहला पेज आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये एहसास रहे कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं। ये प्योरली एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एफएससी की टीचिंग होगी। इसमें सारे लेक्चर्स आपको ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होंगे। आज हम मेजरमेंट्स का चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग से लेकर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के साथ के एरियाज और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज प्लस इसका लास्ट पैराग्राफ जहां पे एंड होगा वहां तक। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को मैंने बखूबी तरीके से कोशिश की है कि आपको सारी चीजें समझ आए और आपको नजर आए कि इन टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ साइंस। तो इंसान ने जब से इस कायनात को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, इमेजिन करना शुरू किया है, सोचना देखना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक इंसान चीजों के बारे में रूल्स, थ्योरीज, लॉज जो है वो क्रिएट कर रहा है और उस सारी इंफॉर्मेशन को हम जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को बजाते खुद तो कहा जाता है नेचुरल फिलॉसफी, लेकिन नेचुरल फिलॉसफी में सारी साइंसेज इकट्ठी हो जाती हैं, लिविंग भी, नॉन लिविंग भी, फिजिक्स भी, बायो भी। तो इसको साइंस में कैटेगराइज करने के लिए हम सबसे पहले नेचुरल फिलॉसफी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज ये हैं कि एक हम साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स और एक साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हैं कि ये बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी ये साइंसेज आ जाती हैं और फिजिकल साइंसेज में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी इस तरह की साइंसेज आ जाती हैं। सारी नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, सेल है, आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन इक्वल्स टू mc स्क्वायर एंड देयर इज अ गैलेक्सी। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि नेचुरल फिलॉसफी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। इसके बाद फिजिक्स को डिफाइन करते हैं तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। पूरी यूनिवर्स एज अ होल डिस्क्राइब करें तो ये एनर्जी है। इसी एनर्जी से मैटर फॉर्मेशन होती है, यही एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। तो लाइट, मैटर, एनर्जी ये पूरी यूनिवर्स का एक बेसिक रूल, बेसिक इंग्रेडिएंट है। इसी थ्योरी को या इसी डेफिनेशन को हम आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। अब फिजिक्स के जो स्कोप्स हैं, जो आपकी बुक पर सारे टेबल्स बने हैं, एक तो एरियाज ऑफ फिजिक्स होते हैं, वो जो ब्रांचेस, प्योरली ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। इसमें मैकेनिक्स है, इसमें लाइट है, इसमें जनरल रिलेटिविटी है, साउंड है, थर्मोडायनामिक्स है, स्पेस फिजिक्स है। इसी तरह इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज के फिजिक्स की एप्लीकेशन जब किसी दूसरी ब्रांच में जाके अप्लाई होती है तो एस्ट्रोनॉमी है, ओशनोग्राफी है, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है। ये सारी ब्रांचेस आप उस पेज पे, साइड टेबल्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां तक इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं टॉपिक 1.1 विच इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो यू विल कम टू नो अ पैराग्राफ। देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। हम पूरी साइंस को 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज एंड वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में यूनिवर्स इटसेल्फ, इसमें प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार, ब्लैक होल्स, और वो चीज जिसका आप मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी नाम सुनते हैं, ये सारा यूनिवर्स फॉर्मेशन है। यूनिवर्स की एज इस पैराग्राफ में 20 बिलियन ईयर्स गिवन है और ये इंफॉर्मेशन हमें रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से मिली है। तो यूनिवर्स बजाते खुद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आपका प्लैनेट अर्थ, बिल्डिंग्स, कार्स, एंड्स, बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रोबिक बैक्टीरियाज, इवन ये भी मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। बैक्टीरियाज मीडियम साइज में इसलिए आते हैं क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटी एक बहुत बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक दुनिया है जिसे हम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो एक स्मॉलेस्ट इंग्रेडिएंट, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आगे क्वार्क से मिलकर बने हुए। और क्वार्क का साइज आप देख सकते हैं 10⁻⁻16 सेंटीमीटर तक का ये साइज जो है वो कंपैरिजन है। तो ये 3 फ्रंटियर्स हो गए फंडामेंटल साइंस के। फिर अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे तो मैटर एंड एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे कि हम फिजिक्स में तो डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी, लेकिन हम फिजिक्स में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल, मैकेनिक्स में आप मूवमेंट्स पढ़ते हैं, मूवमेंट करनी है मैटर ने और उसको मूव करवाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो करना है तो करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मैटर, और उसको फ्लो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। तो इन जनरल ये चीज बहुत फंडामेंटलाइज हो जाती है कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब इसकी जितनी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी ब्रांचेज बेसिकली मैटर और एनर्जी की ही फॉर्मेशन है। फिर मॉडर्न ब्रांचेस पे आते हैं। ओल्ड ब्रांचेस या क्लासिकल ब्रांचेस, उसमें क्लासिकल फिजिक्स आ जाती है, उसमें थर्मोडायनामिक्स है, उसमें साउंड है। तो ये सारी ओल्ड ब्रांचेस या क्लासिकल ब्रांचेस कहलाती हैं। जबकि हमारे पास मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इसके साथ साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये भी मॉडर्न ब्रांचेस का हिस्सा है। फिर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की बात आती है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में आपकी बुक में लिखा है कि फिजिक्स इज द पोटेंट फोर्स ऑफ नेचर, कि आपको अगर फिजिक्स में एक्सेल करना है या टेक्नोलॉजी में
एक्सेल करना है तो आपको फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज को या फिजिक्स के टर्म्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वो रेत की मिसाल देते हैं कि रेत ही में से सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट होता है, उसी सिलिकॉन से कंप्यूटर चिप्स बनती हैं, और कंप्यूटर चिप्स में टेक्नोलॉजी आप देखें कि हम कहा इतने बड़े बड़े कंप्यूटर से इतने छोटे से सेल फोन्स तक आ गए, और सेल फोन भी वही काम परफॉर्म कर रहे हैं जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स कर रहे थे। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर चिप्स फ्रॉम सैंड। सिमिलरली आप रेत से रेत का महल भी बना सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये आप पर है कि आप फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज को, थ्योरीज को, लॉज को यूज करते हुए या तो कंप्यूटर चिप्स की टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं या सैंड कैसल्स की तरफ जाएं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नेचर में हर वो क्वांटिटी जिसकी मिकदार में इजाफा हो सकता है या कमी आ सकती है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे एज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम है, चेंज हो सकता है, वेलोसिटी है, चेंज हो सकती है, वर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज हम फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज बेस, द अदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज, the quantities in terms of which other physical quantities can be described। ये रही बेस क्वांटिटीज, इसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज, quantities whose definition is based upon other physical quantities। derived quantities की मिसाल में आपके सामने velocity है, which is composed of meter and second। मीटर और सेकंड ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं, और बेस को यूज करते हुए हमने derived quantities जो है उन्हें एक्सप्रेस किया है। such like work can be regarded as किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जूल्स भी पढ़ते हैं। तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड ये तीनों ही बेस क्वांटिटीज हैं। अब बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें रिक्वायर हैं, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। कि आपने 1 मीटर को किस पैमाने पर एम्फसाइज करना है, किस पैमाने पर देखना है। आपने मास को, लेंथ को मेजर करना है तो आपको क्या स्टैंडर्ड चाहिए। किलोग्राम जैसे 1 किलो का पत्थर आप तराजू पे रखते हैं तो इट कैन बी रिगार्डेड एज अ स्टैंडर्ड। सेकंड थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, कि आप लेंथ मेजर करने के लिए क्या तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे, आप मास मेजर करने के लिए किस तरह कंपैरिजन करेंगे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। फिर आइडियल स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो इनवेरिएबल हो, जिसमें मौसमी हालात से, टेम्परेचर वेरिएशन से, नेचुरल वेरिएशन से तब्दीली कम से कम आए, और एक्सेसिबल हो, यानी इजीली अवेलेबल हो। आपको लेंथ मेजर करनी है तो मीटर रॉड इजीली अवेलेबल हो, आपको मास मेजर करना है तो वो जो बाट है 1 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, वो इजीली अवेलेबल हो। आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर इजीली अवेलेबल हो। तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन फिजिकल क्वांटिटीज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एफएससी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.4, जो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। किसी भी एक्सपेरिमेंट में एरर्स का आना एक कुदरती बात है। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप गफलत बरत रहे हैं, एरर आ सकता है। आपका प्रैक्टिकल करने का प्रोसीजर ठीक नहीं है, एरर प्रोड्यूस हो सकता है। इसी तरह आपके ऑपरेटर्स में अगर फॉल्ट है तो भी एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये 3 बेसिक वजूहात आपकी बुक में लिखी है, नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक एंड फॉल्टी ऑपरेटर्स। इन 3 वजूहात की बिना पर 2 तरह के एरर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक कहलाता है रैंडम एरर और एक कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। Random error is said to occur when repeated measurements of a quantity gives different values under the same condition। आपको बजाहिर हर चीज ठीक नजर आ रही है अपना प्रैक्टिकल की, लेकिन जब भी आप फाइनल रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं तो देयर इज सम रैंडमनेस इन द डाटा। तो ऐसा एरर जिसकी वजूहात आप ना जान सकें, ऐसे एरर को हम नाम देते हैं रैंडम एरर का। एंड सिस्टमैटिक एरर इज एन एरर विच अफेक्ट्स ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली। आप जितनी भी रीडिंग्स ले रहे हैं आपको पता है कि उसमें कॉन्स्टेंटली कोई डेविएशन आ रही, तो ये कांस्टेंट डेविएशन जो होती है ये ताल्लुक रखती है सिस्टमैटिक एरर से। कॉजेस पर आए तो रैंडम एरर की जो कॉज है वो अननोन है, ये कोई नेचुरल फिनोमेना भी हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन और इट कैन बी ड्यू टू द वेदर ऑल्ट्रेशंस। जबकि सिस्टमैटिक एरर
is caused due to the error in the instrument. So इसकी cause को हम simply कहेंगे unknown और इसकी cause को हम कहेंगे unknown cause. करेक्शन मेथड ये है कि रैंडम एरर को करेक्ट करना हो तो आप बहुत सारी रीडिंग्स जो आपने कैलकुलेट की हैं उनका एवरेज लें, उससे रैंडम एरर याद रखें एलिमिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिड्यूस जरूर हो जाएगा, जबकि सिस्टमैटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड. Random error can be reduced, but systematic error can be eliminated by comparing the instrument with a better one or by changing the instrument. So, be clear, random error हमें नहीं पता किस रीजन की वजह से आ रहा है, बट हमारी वैल्यूज में रैंडमनेस आ रही. सिस्टमैटिक एरर हमारी वैल्यूज में कांस्टेंट डेविएशन है. रैंडम एरर की कॉज अननोन है और सिस्टमैटिक एरर की जो रीजन है वो नोन है. रैंडम एरर रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, जबकि सिस्टमैटिक एरर जो है उसे एलिमिनेट भी किया जा सकता है. इसी चीज को हम फर्दर एक कंपैरिजन में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, सिस्टमैटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड. रैंडम एरर इज ऑफ वेरिंग साइन एंड मैग्नीट्यूड. रैंडम एरर में डिफरेंट वैल्यूज हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, जबकि सिस्टमैटिक एरर में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट साइन एग्जिस्ट करेगा. इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेजिंग, बट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेजेस. सो दैट्स ऑल अबाउट एफएससी फिजिक्स टॉपिक एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का टॉपिक 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने जा रहे हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब, सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम को, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब अहम आदाद कि किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इन मेजरमेंट डिजिट्स को अब नाम देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का. ये जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये इंस्ट्रूमेंटल चेंजिंग से इंप्रूव किए जा सकते हैं और कोई भी रीडिंग उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर होगी जिसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो शामिल होंगे. इस टॉपिक में आपने बेसिकली इस टॉपिक के नेक्स्ट पेज पर जो रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए उन पे एम्फेसाइज करना है. उनको मैं यहाँ पे समराइज करूंगा शॉर्टली कि रूल नंबर 1 है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे. इसका मतलब ये है कि 1 से 9 तक यानी जितने नॉन जीरो नंबर्स हैं उनसे कोई भी नंबर बने, जैसे 243 एक नंबर है, आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यू विल आंसर 3. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर आपके पास लिखा है 45666 और आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यू विल आंसर 1 2 3 4 5. आप ये नंबर्स को काउंट करेंगे और 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. सो 1 to 9 जितने भी नॉन जीरो नंबर्स के आप डिजिट बना सकें उनमें सबके सब जो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे. जीरो के लिए आप रूल्स पर आए तो जीरो के लिए रूल्स में रखना है कि जीरो अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड पर है, लाइक दिस 0.001, यानी लेफ्ट साइड पे सिर्फ जीरोस हैं तो कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यू विल आंसर जस्ट 1. 0.023 लेफ्ट साइड पे जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट. ये 2 और 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिर बात आती है मिड में कि जीरो 2 नंबर्स के दरमियान आ जाएगा. इस तरफ भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इस साइड पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इनके दरमियान जीरो एग्जिस्ट करता है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यू विल आंसर 3. 0.0203. अब देखिए ये जीरोस लेफ्ट साइड पर हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. ये जीरो 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा. तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे. जीरो ऑन द राइट साइड कैन बी सिग्निफिकेंट एंड कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल हम मोस्टली फिजिक्स में ही कहते हैं कि जीरो अगर पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो नंबर और बाद में जीरोस हैं तो ये चीज इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को डिस्क्राइब करती. लिहाजा यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? द आंसर इज 3. लेकिन अगर आपने वैसे 200 लिखा हुआ है तो आपने जैसे याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, विदाउट डेसिमल ये जीरो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होंगे. इसी तरह सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे आप 125 मीटर्स को अगर 125 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12,500 सेंटीमीटर बन जाएगा. अभी मैंने कहा कि राइट साइड पे आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, तो पहले भी इस रीडिंग में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और अब भी इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसी तरह जो पावर्स ऑफ 10 नंबर्स के साथ लिखी हुई है, जैसे 3.4 into 10 raised to power 6, ये पावर्स ऑफ 10 जो है ये सिग्निफिकेंट शुमार नहीं होती. इसके बाद राउंडिंग ऑफ डाटा आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में. इसमें 2 रूल्स हैं. एक तो राउंडिंग ऑफ डाटा भी मैं आपको क्लियर करूंगा और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में
क्या फैक्टर्स हैं जो आपने, मतलब आपके पास एक नंबर है 5.348, 3.64, 1.336, तीन नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स में से आपने आंसर सिलेक्ट करने के लिए, आंसर डेवलप करने के लिए कौन सा नंबर चूज करना है। तो जब कभी कहीं पर नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, आपने सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग देख लेनी। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कंपैरिजन किया जाए तो ये लीस्ट एक्यूरेट है। अब आपका जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का आंसर है वो सिर्फ 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए है। जैसे इस सब चीज को कैलकुलेट करने से आंसर आ रहा है 1.45748 8982 एक्सेट्रा। अब आपने राउंडिंग ऑफ डाटा पे आना, आपने 5 को रेफरेंस बनाना है। जो डिजिट 5 से छोटा हो उसे एज इट इज स्किप कर दें, और जो डिजिट 5 से बड़ा है उसे स्किप करते हुए अगले डिजिट में एक ऐड करें। जैसे 2 5 से छोटा है, कोई चेंजिंग किए बिना ये स्किप हो जाएगा। 8 5 से बड़ा है, 8 स्किप करेंगे तो इसमें एक ऐड होगा, ये 10 हो जाएगा, यानी यहां पर बचेगा 0 और ये डिजिट हो जाएगा 9। अब 9 खत्म करेंगे तो ये डिजिट हो जाएगा 5। देखें, अब 5 जब खुद आ जाएगा तो आप 5 को खत्म करते हुए क्या चेंजेस लेकर आएंगे। तो लुक, अगर 5 के बाद एक ऑड नंबर है तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे। अगर 5 के बाद एक इवन नंबर है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे इस 5 को खत्म करते हुए मुझे इसे ऐड 1 करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो मैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाता। इट विल बिकम 8। अब 8 खत्म करेंगे तो ये नंबर 5 की बजाय 6 हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा राउंड ऑफ नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि मुझे अपना आंसर लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग जितना लेकर आना है, और वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। 7 पावर ऑफ 10 एज इट इज आ जाएगी। तो ये है रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के समराइज योर आंसर अप टू द लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। इसी तरह अगर आप नंबर ऐड करें तो एडिशन के बाद आपने कितने मिनिमम नंबर्स तक अपना आंसर डेवलप करना है। जैसे इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर है 325.57। अब आपने ये देखना है कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। ये डिजिट, ये हमारे पास वो रीडिंग है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए। 3 स्किप करेंगे, 5 से छोटा है, 2 भी स्किप कर देंगे तो 75.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। इन नंबर्स को ऐड करें, 3 4 और इसी तरह 5 और 3 8 14 लेट्स से जो भी आपके पास एक 10 पॉइंट समथिंग लेट्स से आंसर आता है। अब आप इसको कितना रिड्यूस करेंगे। आपने देखना है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं, तो वो 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो आपका आंसर भी 2 डिजिट्स तक समराइज होना चाहिए, यानी 10.48 तक ये आपका राइट आंसर है। तो मैं समराइज करता हूं सारी इंफॉर्मेशन को। किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स को और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 to 9 all digits are significant. 0 on the left not significant. 0 between significant is significant. 0 on the right without decimal is not significant. 0 on right with decimal is significant, लेकिन शर्त ये कि उससे पहले एक सिग्निफिकेंट नंबर होना जरूरी है। पावर्स ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आपने अपना आंसर लीस्ट एक्यूरेट तक, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने अपना आंसर जो है वो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक समराइज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.6 और 1.7 ये दोनों इकट्ठे टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक 1.6 है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और टॉपिक 1.7 है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। आज के हमारे टॉपिक में 3 कॉन्टेक्ट्स हैं। प्रिसीजन एक्यूरेसी का इंट्रोडक्शन है, फिर इनका डिफरेंस है, और फिर हम प्रिसीजन एक्यूरेसी के रूल्स को यूज करते हुए असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी? ये प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है कि आप जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, मेरे ये सेंटेंसेस गौर से सुनिएगा कि जब भी कोई प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते हैं 2 चीजें काबिल गौर हो सकती हैं। नंबर 1, क्या आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, क्या आप किसी एक रिजल्ट को कंसिस्टेंटली हासिल करना चाहते हैं। जैसे ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट करें, आपकी कोशिश होगी कि आप 9.8 अचीव करें, लेकिन आपके प्रैक्टिकल अपरेटस जो है वो इस काबिल नहीं होंगे, इतने प्रिसाइज या इतने आला क्वालिटी के नहीं होंगे कि आप एग्जैक्ट 9.8 मेजर कर सकें। सो लेट्स से आप 9.76 मीटर पर सेकंड स्केल की वैल्यू ही ऑब्टेन करते हैं,
और फिर बार बार इसी रिजल्ट को सस्टेन करते हैं। तो यहां पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक ही फर्क होगा और उसको आपने थ्रू आउट द लेक्चर लेकर चलना है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ग्रेविटी का 9.8, ये आप अचीव कर ले तो आप एक्यूरेट हैं। लेकिन अगर आप 9.8 अचीव नहीं कर पाते, आप 9.76 अचीव करते हैं और इसी को रिपीटेडली अचीव करते जा रहे हैं, 9.76, सेकंड अटेम्प्ट में भी 9.76, थर्ड अटेम्प्ट में भी 9.76, तो आप प्रीसाइज मेजरमेंट्स ले रहे हैं। सो रिमेंबर द डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हासिल कर लेना ये है एक्यूरेसी, और किसी भी रिजल्ट को बार बार ऑब्टेन करना ये है प्रीसीडेंस। सो whenever you perform a practical, two things are important. Either you are going to obtain the exact value of the physical quantity, that is accuracy. Either you are going to obtain a consistent result of a physical quantity, that's precision. Let's proceed further. अब हमें कुछ uncertainties को understand करना पड़ेगा to understand precision and accuracy. आपकी बुक में एक word use हुआ absolute uncertainty. Don't get confused about it. It is simply the least count of the instrument. Absolute uncertainty is the least count of the instrument. जैसे मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। अब ऐसे आपने कोई वैल्यू मेजर की है 25.5, अब बुक पे प्लस माइनस के साथ ये जो है वैल्यूज लिखी हुई है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस माइनस का मतलब ये है, जैसे ये रीडिंग मीटर रॉड से मेजर की गई है फॉर एग्जांपल, तो आप एक मरतबा 25.5 में इस रीडिंग को माइनस कर दें, या जाएगा 25.4, और एक मतलब इसी रीडिंग को प्लस कर दें, जाएगा 25.6। इट मींस ये जो भी रीडिंग है ये किसी भी स्केल के ऊपर इन दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। 25.5 will exist between 25.4 and 25.6 on any scale of the world. So that's how we deliver our information. 25.5 plus minus 0.1 centimeter, ये है हमारी मेजरमेंट, और ये है उस इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन जिससे हमने वो मेजरमेंट ऑब्टेन की। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सिंपली रिमेंबर, इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर। आपने मेजरमेंट ऑब्टेन की 25.5, लीस्ट काउंट है 0.1। फ्रैक्शन का वर्ड ऑब्वियस है आपके सामने कि इट विल बी द रेशियो, सो इट इज द रेशियो ऑफ द लीस्ट काउंट एंड द मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट over measured value, you will call it fractional uncertainty. Okay? So इसी रीडिंग को यूज करते हुए हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर आए, तो हम 0.1 सेंटीमीटर यानी लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे 25.5 सेंटीमीटर यानी मेजर्ड वैल्यू पर, we will get 0.004। अब फ्रैक्शन में सिर्फ आपके पास एक सिंपल आंसर आएगा। इसी से अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहते हैं, so what you have to do, इसी आंसर को 0.004, देखें इतनी इंफॉर्मेशन से जो आंसर आया हुआ है 0.004, इसे आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 0.4%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये आप तब फाइंड कर सकते हैं जब आप लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करेंगे। Now proceed further. What is precision and what is accuracy? So take a brief difference. A precise measurement is the one which has less absolute uncertainty. The smaller the least count, the greater will be the precision. Accuracy depends upon fractional or percentage uncertainty. Last slide में उसको आप दोबारा देख के फिर रिकॉल कर सकते हैं अगर आप इस चीज को समझना है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आंसर जितना लोएस्ट आएगा आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। Number 2, the precision of measurement depends upon the quality of the instrument being used, and accuracy of measurement depends upon fractional or percentage uncertainty. Again the same thing, accuracy का ताल्लुक जो है वो purely fractional से या percentage uncertainty से। मैंने आपसे कहा कि better instrument use करेंगे, less least count वाला या smaller least count वाला instrument use करेंगे, so you will have a better precision. And the last point is कि precision means how close are two measurements. It doesn't mean कि measurement actual physical value की quantity के करीब हो। 9.76 ये दो रीडिंग्स आपकी हैं, तो ये कंसिस्टेंट रिजल्ट है, ये प्रिसाइज रिजल्ट है। एक्यूरेसी पर है तो हाउ क्लोज है मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू,
कि आपकी रीडिंग असल फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू के कितना करीब है। सो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एक इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे डायग्राम है, इसे बुल्स आई डायग्राम कहा जाता है। ये देखें, ये आपका टारगेट है, यू वांट टू अचीव दैट टारगेट। आप चाहते हैं कि तीर हमेशा यहीं पे आके हिट करे। बट अब पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। आपका तीरों के ये निशानात हैं। अब देखें, ना तो ये निशानात एग्जैक्ट टारगेट को हिट कर रहे हैं, ना ही ये निशानात किसी एक जगह को हिट कर रहे हैं। तो इट मींस आपकी एक्यूरेसी भी लो है, आपकी प्रिसीजन भी लो है। ना एग्जैक्ट टारगेट को हासिल कर रहे हैं तो मींस आप एक्यूरेट नहीं है, किसी एक रिजल्ट को ऑब्टेन नहीं कर रहे मींस आप प्रिसाइज भी नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाए। अगर से आप एग्जैक्ट टारगेट को हिट नहीं कर रहे लेकिन आप किसी एक जगह पे कंसिस्टेंटली हिट कर रहे हैं, तो इट मींस आपकी प्रिसीजन हाई है लेकिन आपकी एक्यूरेसी लो। यहां पर आप एग्जैक्ट टारगेट के करीब करीब तो फॉल कर रहे हैं हर दफा, लेकिन आपके तमाम रिजल्ट कंसिस्टेंटली किसी एक पॉइंट को हिट नहीं कर रहे। तो इट मींस आपकी एक्यूरेसी हाई है लेकिन आपकी प्रिसीजन लो है। और फाइनली अगर आप अपने सारे के सारे तीर सेंटर में हिट कर जाए तो आप एक्यूरेट भी हैं और आप प्रिसाइज भी हैं। तो इस डायग्राम को आप रिपीटेडली देखकर अपने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के आइडियाज को क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज हैं, इनको आपने गौर से याद रखना है क्योंकि अब आगे आने वाली स्लाइड्स में यही चीजें यूज होंगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी द लीस्ट काउंट। इसको कैसे लिखते हैं वो चीज याद रखनी है। जैसे रेटिंग लिखी हुई थी 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट, दैट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दैट इज द मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शन या परसेंटेज कैसे फाइंड करना है? लीस्ट काउंट को मेजरमेंट पे डिवाइड करना है, लीस्ट काउंट को मेजरमेंट पे डिवाइड करना है। वन थिंग, यूनिट विल बी कैंसल्ड, ओनली अ डिजिटल इंफॉर्मेशन विल रिमेन। जैसे आपके पास आंसर आता है 0.004 और इसी आंसर को आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आगे जो टॉपिक चलते जा रहा है उसमें आप सब स्टूडेंट्स ने इन 2 बातों पे ध्यान देना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इनको फाइंड करने के तरीके रिपीटेडली सामने पेज रख के पहले से 1-2 दफा प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप अगली स्लाइड्स में जाके बहुत कंफर्टेबल फील करें। So now we come towards the topic assessment of total uncertainty in the final result। इस टॉपिक का आइडिया ये है कि देखिए फिजिक्स में कई तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। फिजिक्स में फॉर्मूलाज प्लस माइनस के भी होते हैं, यानी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, जैसे डिस्टेंस है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के भी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे v इक्वल टू आई आर है या F इक्वल टू एम ए, ये मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल्स हैं। इसी तरह क्वांटिटीज के ऊपर पावर भी होती, आपको कई वैल्यूज का एवरेज भी लेना पड़ता है और आपको सिंपल पेंडुलम जैसे टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ते हैं। तो प्लस माइनस के लिए अनसर्टेनिटीज को डील करने का क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्या रूल है, पावर के रूल्स क्या है, एवरेज और टाइमिंग, ये 5 रूल्स आप इस स्लाइडिंग में आप पढ़ेंगे। तो जितने रूल्स हैं मैंने सारे ब्लैक कलर में बोल्ड किए हुए हैं। इन रूल्स को आप अपने पास लिखें, इनको अंडरस्टैंड करें और इनको खुद से एग्जांपल्स लेके अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इट सेज कि अगर आपके पास एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है तो उसके लिए आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। अब मेरी बात आपने गौर से सुनी है कि ये आपके पास मेजरमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स पे आपने नॉर्मल रूल्स अप्लाई करने हैं। मतलब आपसे क्या ऐड कर दें, दोनों डिजिट्स को ऐड कर दें, आपसे क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन ये दोनों चीजें आपके पास अनसर्टेनिटी है और रूल कहता है कि आप चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल x1 और x2 दो रीडिंग्स हैं। अब नीचे का है कि x2 माइनस x1, यानी x2 में से x1 को माइनस करना है तो आंसर आता है 16.3। बट वॉच केयरफुली, यहां पर वो चीज अप्लाई नहीं की गई x2 माइनस x1 वाली। यहां पर क्या अप्लाई किया गया है, यहां पे अप्लाई किया गया है रूल, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज विल बी एडेड। जस्ट लाइक दैट आपके पास एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2, 81.2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 81.2 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 91.6 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। आपसे कहा जाए फाइंड करें T2 माइनस T1, तो आप 91.6 में से 81.2 को माइनस कर दें, अप्रोक्सीमेटली 10.4 आंसर आएगा। लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज पर आपने रूल अप्लाई करना है, वी विल राइट प्लस माइनस, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें 0.2 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी द आंसर। तो रिमेंबर द रूल, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड।
नेक्स्ट रूल इज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। रूल याद रखना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अगेन आपकी बुक की एक इंफॉर्मेशन है जहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, तो मैंने वही चीज क्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट की है कि उसमें वोल्टेज दिया है, आपको करंट दिया है, पूरी विद लीस्ट काउंट वैल्यू दी हुई है। आपने इस इंफॉर्मेशन से रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो आपने बिना किसी कंफ्यूजन के सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपने वोल्टेज और करंट की इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेगा। इस चीज को बाद में देखते हैं। रेजिस्टेंस इज वोल्टेज बाय करंट, आंसर इज 6.19 वोल्ट पर एम्पीयर। दैट्स इट। आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 6.19, या आप इसे 62 भी लिख सकते हैं। नाउ रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी है तो ऑब्वियसली आंसर में भी अनसर्टेनिटी होगी। अब ये आंसर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स का आंसर है। सो व्हाट विल यू डू? रूल कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करें, तो सिंपली व्हाट विल यू डू? आप वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें 2%। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट इनटू 100%, 2%। करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6%। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करें, तो आपने रूल अप्लाई कर दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। 6 + 2 हाउ मेनी परसेंटेज? 8%। अब 6.19 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 8%। लेकिन जिस शेप में क्वेश्चन है आपको आंसर भी उसी शेप में लेना। अब आप इसमें इस तरह नहीं लिखेंगे ±8%, नो दैट्स रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू डू, 6.2 प्लस माइनस करके आपने क्या चीज लिखनी है, वॉच केयरफुली। आपने कैलकुलेटर पर 6.2 को 8% यानी 8/100 से मल्टीप्लाई करना है। ये काम करने पर आपके पास जवाब आएगा 0.5। इस 0.5 को आपने यहां पर पेस्ट करना है, 0.5, और साथ लिखना है ओम। सो रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। पहले क्या करें, सिंपल रेजिस्टेंस फाइंड करें, उसके बाद रूल्स अप्लाई करें। 8% आएगा, 8% को इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपने 6.2 का 8% फाइंड कर लेना है। जो आंसर आएगा उसे प्लस माइनस के साथ आपने यहां पर पेस्ट कर देना। सो रिमेंबर दीज रूल्स। इन चीजों को रिपीटेडली देखें, समझें और खुद प्रैक्टिस करें। The next rule is for power factor. पावर फैक्टर में रूल ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर के साथ। फॉर एग्जांपल, आपको एक अंदर रेडियस गिवन है एक स्फीयर का, और आपसे कहा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करना। आपने सबसे पहले कुछ भी और किए बगैर इस रीडिंग को इस फॉर्मूला में यूटिलाइज करना। 2.25 लिखे आर क्यूब की जगह पर, आपके पास ये वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। अब आर के ऊपर पावर यानी क्यूब है, रूल पढ़ें, अप्लाई करें, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी पहले इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, 0.4% आएगा। फिर है आपने मल्टीप्लाई करना पावर को, तो इसी 0.4% को पावर, कितनी पावर है? 3, इससे मल्टीप्लाई करना आपने। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, आंसर इज 1.2%। तो व्हाट्स द आंसर? वॉल्यूम में कितने परसेंटेज अनसर्टेनिटी है? 1.2%। एंड अगेन रिमेंबर द रूल, आपने 47.7 को 1.2% यानी 1.2/100 से मल्टीप्लाई करना, एंड यू विल गेट द आंसर 0.6। एंड फाइनली देखें वही वैल्यू एज इट इज लिखी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6, 1.2 नहीं लिखा। 1.2 को कैसे यूटिलाइज करना है? 47.7 को 1.2% से मल्टीप्लाई करना। एक और सिंपल सी मिसाल देता हूं आपको, जैसे P इज इक्वल टू a² b, ये आपको एक फॉर्मूला दिया। इट सेज कि a में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1%, b में है 2%, तो बताएं p में कितने परसेंट? अब इसमें दो रूल्स आएंगे, ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इसके ऊपर पावर भी। जिस क्वांटिटी के ऊपर पावर है उसकी परसेंटेज को पावर से मल्टीप्लाई करें पहले, यानी 2 into 1%, फिर इसमें प्लस कर दें b की अनसर्टेनिटी, तो 2 + 2, b में टोटल कितने परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी? दैट इज 4%। इस एग्जांपल को रिपीटेडली आप वॉच करें, देखें और इसको समझने की कोशिश करें। सो पावर रूल इज सिंपल कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले फाइंड करनी और फिर आपने पावर को उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना। इसके बाद आता है एवरेज प्रॉब्लम के लिए, कि आपके पास लेट्स से 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज। सबसे पहले आप इन वैल्यूज का एवरेज लेते हैं, इन सबको आपस में आप ऐड करेंगे और ऐड करके आप इन्हें 6 पे डिवाइड कर दो। आपके पास एवरेज वैल्यू आई 1.21।
अब गौर से सुना आपने कि आपने इस रीडिंग की तमाम रीडिंग्स के साथ डेविएशंस लेनी है, डिफरेंस नहीं, डेविएशंस। डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि ये रीडिंग इससे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। यानी 1.21 और 1.20 का फर्क 0.01 है, 0.01 है, 0.02 है, फिर 0.02, फिर 0.01 और 1.21 और 1.21 में कोई फर्क नहीं। फिर 6 रीडिंग्स आई, इनको भी ऐड करें और फिर 6 पे डिवाइड करें। ये आंसर है। टेक दिस एंड दिस आंसर एंड राइट देम इन द अनसर्टेनिटी फॉर्म। 1.21 millimeter plus minus 0.01 millimeter. So that's how you can solve the average problems. And in that timing experiments पे आ रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड किया फॉर 30 वाइब्रेशंस। नाउ लिसन केयरफुली। 30 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड आया है 54.6 सेकंड्स और जो स्टॉप वॉच आपने यूज की है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकंड। इट मींस कि मैं टोटल 30 वाइब्रेशंस के टाइम पीरियड को यूं लिख सकता हूं 54.6 प्लस माइनस 0.1 सेकंड्स। अब मुझे किसी एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो मैं टोटल 30 के टाइम पीरियड को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करूंगा। यही हम सिंपल परफॉर्म करते हैं। अब देखो 30 वाइब्रेशंस का टाइम कितना है 54.6 प्लस माइनस 0.1 सेकंड। इसे आप 30 पे डिवाइड करेंगे। सिंपली क्या करें 54.6 को भी 30 पे डिवाइड कर दें प्लस माइनस 0.1 को भी 30 पे डिवाइड कर दें। अब 54.6 को डिवाइड करेंगे 30 पे, you will get 1.82, then you will write plus minus और 0.1 को 30 पे डिवाइड करेंगे you will find 0.003। तो बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में याद रखें, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड आया उसी को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर, रीडिंग को भी और लीस्ट काउंट को भी, तो you will get the फाइनल आंसर। तो ये था एवरेज एक्सपेरिमेंट्स में। और इन द एंड हम अब सारी चीजों को समराइज करते हैं। तो समरी ये है कि प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन इज हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। असेसमेंट पे आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऐड करें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ऐड करें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को, पावर फैक्टर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी और पावर का प्रोडक्ट लें, एवरेज में पहले वैल्यूज के एवरेज लें, फिर डेविएशंस के एवरेज लें, फिर दोनों को ऐड अप कर दें। अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में टोटल टाइम पीरियड को और लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर दें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक 1.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एवरी बेस क्वांटिटी, 7 बेस क्वांटिटीज हैं, कैन बी कंसिडर्ड एज अ डायमेंशन रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम 5-7 में से 3 बेस क्वांटिटीज को सपोज करते हैं, लेट्स से मास, लेंथ एंड टाइम। अब मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड है। सो मास को हम एक डायमेंशन असाइन करते हैं m, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। लेंथ को हम डायमेंशन असाइन करते हैं l, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। टाइम को असाइन करते हैं t, विच विल बी रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि बेस क्वांटिटीज को हम डायमेंशन असाइन करते हैं। जहां कहीं मास मेंशन होगा वहां हम कैपिटल M लिखेंगे और जब उसके यूनिट्स हमें लिखने होंगे तो M की जगह पे किलोग्राम, लेंथ की जगह पर मीटर और टाइम की जगह पर सेकंड। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो कुछ डिस्कस करते हैं। मैं एक सिमेट्री में आपको एग्जांपल्स का तरीकेकार बताऊंगा और आप उसी को फॉलो करेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे इसको। जैसे वेलोसिटी, सिंपलेस्ट क्वांटिटी, इट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। आपसे कहा जाए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस लेंथ के यूनिट्स में मेजर होता है तो डायमेंशन L, टाइम डायमेंशन T। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, लेंथ T को आप न्यूमरेटर बनाएंगे यानी ऊपर लेकर जाएंगे तो ये T-1 लिखा जाएगा। सो वेलोसिटी हैज डायमेंशंस LT-1। अब इस चीज को आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जहां कहीं वेलोसिटी, किसी भी किस्म का एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हर वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1
1 कंसीडर होगी। अब देखें इसी से यूनिट बनाने हो तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, पावर -1, तो वेलोसिटी हैज यूनिट्स ms-1। सेकेंडली आप इसी से नेक्स्ट स्टेप एक चले जाए, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम। सो व्हेन यू विल हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अभी आपने फाइंड किया LT-1 डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन t, सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा LT-2। तो एक्सेलरेशन हैज डायमेंशंस LT-2। अब देखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी यहां पर मेंशन की जा सकती है कि एक्सेलरेशन कोई भी हो उसकी डायमेंशन होगी LT-2 और यूनिट देखें क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन से आप फर्दर जा सकते हैं फोर्स पर, F इज इक्वल टू ma। डायमेंशन में एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्मूला की क्लैरिटी होनी चाहिए। F इज इक्वल टू ma, यू आर आस्क्ड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स F, मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की भी आपने फाइंड की डायमेंशन LT-2, so that is the dimension of force MLT-2। it is very important dimension। force can be force of tension, force can be force of gravity, force can be force of you can weight। तो जो भी फोर्स हो जिस भी शेप में हो उसकी डायमेंशन MLT-2 कंसीडर होगी। यूनिट्स बनाए, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज नेम्ड एज न्यूटन्स। फिर इसके बाद क्वांटिटी आप फर्दर कंसीडर कर सकते हैं वर्क, इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क की डायमेंशन आपने फाइंड की, फोर्स की डायमेंशन अभी आप फाइंड कर चुके हैं MLT-2, डिस्टेंस की डायमेंशन L, तो द डायमेंशन बिकम्स ML2T-2। अब देखें वर्क, एनर्जी, ये दोनों चीजें सेम डायमेंशन जो है वो रखेंगे। इसी तरह टॉर्क, उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन कैन बी रिटन एज MLT-2 एंड मीटर लेंथ, तो MLT-2, ML2T-2। टॉर्क, एनर्जी और वर्क तीनों की डायमेंशन सेम आ जाएंगी। तो इट इज पॉसिबल कि बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन जो है वो सेम हो। फर्दर अब मैं कुछ क्वांटिटीज लिखूंगा, P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये आप प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, MLT-1 आएगा। इसी तरह पावर, ये है वर्क ओवर टाइम, तो ML2T-3 जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये इसका आंसर आएगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज RP, डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, ML2T-1। सो कोई भी फॉर्मूला आपको मिल जाए, देखिए आप M, L और T से बाहर इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये वो तरीकेकार है जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम प्रिंसिपल पर जाएंगे जो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल? किसी इक्वेशन को प्रूव करना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है या नहीं। जैसा कि एक सिंपल फेमस इक्वेशन लिख, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब लेफ्ट साइड पे टाइम है और राइट साइड पे अंडर रूट ऑफ लेंथ ओवर ग्रेविटी। 2 पाई एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। So we will not get any information regarding 2 pi. So मैं इक्वेशन को सिंपल यूं लिख लेता हूं, इक्वल टू अंडर रूट L over G, पुट अ कांस्टेंट है। अब I know that left hand side has a dimension of time. राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट की जगह आप देख सकते हैं 1/2, लेंथ है, डायमेंशन L, ग्रेविटी LT-2। अभी हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली थी, तो ग्रेविटी की जो डायमेंशन होंगी वही एक्सेलरेशन की डायमेंशन होंगी। लेंथ कैंसल्ड बाय लेंथ,
टी पावर नीचे से ऊपर आएगी तो +2 और ऊपर आ रहा है 1/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड पे भी टाइम है और राइट साइड पे भी आपके पास डायमेंशनली टाइम ही आ रहा है। सो इट इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। इसी तरह आपकी बुक में जो एग्जांपल रिटन है v = f क्रॉस l ओवर m। अब आप इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें लेफ्ट साइड पे डायमेंशन है वेलोसिटी lt-1, राइट साइड पर अंडर रूट के लिए आप लिखते हैं 1/2। फोर्स की डायमेंशंस हमने पिछले बोर्ड वर्क में फाइंड की थी mlt-2, लेंथ l एंड मास m। सो कैंसल्ड विद मास l2t-2 पावर 1/2। अब 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो lt-1। लेफ्ट हैंड साइड भी वेलोसिटी है और राइट हैंड साइड भी वेलोसिटी है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये इसका दूसरा यूज है होमोजेनिटी प्रिंसिपल का। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा रूल जो है डिराइविंग ऑफ फॉर्मूला। डिराइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला में लेट्स से आपके पास एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है जो बुक में भी एज इट इज गिवन है कि ये एक सिंपल ओरिजिनल पोजीशन है। ये उस सिंपल पेंडुलम की एक डिस्प्लेस्ड कंडीशन है। एंगल थीटा बन रहा है, मास m है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही ग्रेविटी एंड l इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो डिराइविंग स्टेप्स क्या है? स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो ये कि आपने जो चीज फाइंड करनी है, लेट्स से टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो इसको प्रोपोर्शनल ले लेना है इन चार चीज के। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास, एंगल थीटा, लेंथ एंड ग्रेविटी। तो स्टेप नंबर 1, आपने सब क्वांटिटीज को प्रोपोर्शनल ले लेना है टाइम के। इस चीज से घबराना नहीं है कि एम और थीटा तो एक्चुअल फॉर्मूला में होते, तो फिर ये एम और थीटा कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वॉच स्टेप नंबर 2, आपने हर क्वांटिटी के ऊपर एक कंसीडर करना है। लेट्स से मास पावर a, थीटा पावर b, लेंथ पावर c एंड d। तो ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आपने एज अ डायमेंशन और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म कर देना। टाइम की डायमेंशन इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो लिहाजा हम इसको c ही लिख देंगे। मास की डायमेंशन है पावर्ड एज a। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। थीटा बेसिकली क्या होता है? थीटा की इक्वेशन होती है r, s भी डिस्टेंस है, लेंथ, r भी डिस्टेंस है, लेंथ। इट्स डायमेंशन विल बी l-1 और यू कैन राइट इट एज l पावर 0 इंटू b। फिर एक्चुअल लेंथ पावर c, ग्रेविटी की डायमेंशंस lt-2 पावर d। होगा ये कि एट द एंड अब हमें करना क्या है, हमें इन पावर्स की वैल्यूज फाइंड करनी। a विल बी इक्वल टू, b विल बी इक्वल टू, c विल बी इक्वल टू एंड d विल बी इक्वल टू। ये पावर्स किस किस नंबर के इक्वल आएंगी। एक चीज कि b 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, सो हम एक पावर डायरेक्ट यहां पर साइड पे लिख लेते हैं कि b बिकम्स इक्वल्स टू 0। अब नंबर 4 में करना है कंपैरिजन। देखें लेफ्ट साइड पे टाइम है, राइट साइड पे भी टाइम है। लेफ्ट साइड पे है जबकि राइट साइड पे मास है। तो स्टेप नंबर 4 में आप क्या करें, जो क्वांटिटीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उनकी पावर्स कंसीडर करने 0। m पावर 0 यानी 1, l पावर 0 यानी 1, जबकि t एग्जिस्ट कर रहा है विद द पावर 1। c कांस्टेंट एज इट इज, m पावर a, l पावर 0 और सिंपल b इज इक्वल टू 0 पहले से लिख दें, l पावर c एंड lt-2 पावर b। अब आपने करना है स्टेप नंबर 5 इज फॉर कंपैरिजन। लेफ्ट साइड पे मास, पहले आप कंपेयर कर ले मास को।
लेफ्ट साइड पे मास की पावर है 0 और राइट साइड पे एक ही मास एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पावर है a। okay? आपको बहुत क्लियरली मिल गया कि a इज इक्वल टू 0, a भी 0 और b भी 0। इट मींस फाइनल में ना तो कोई काम मास का है और ना कोई काम थीटा का है। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चीज आप कंसीडर करें, कंपेयर करें लेंथ को। लेफ्ट साइड पे लेंथ पावर है 0 और राइट साइड पर इस फैक्टर को कैंसिल कर दें। इस साइड से देखें, लेंथ की पावर c भी है और लेंथ की पावर d भी है, तो c प्लस d आर द पावर्स ऑन राइट साइड ऑफ लेंथ। लेकिन देखिए, अब ना तो c की वैल्यू पता है ना d की वैल्यू पता है, इसका मतलब आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। सो प्रोसीड द थिंग्स। अब आप कंपेयर करें टाइम को। साइड पे टाइम पावर है 1 और राइट साइड पे है -2d। सो यू गेट एन आंसर t इज इक्वल टू -1/2। इस पावर की वैल्यू यहां रिप्लेस कर -1/2। अब d की वैल्यू यहां रिप्लेस करें तो c इज इक्वल टू +1/2। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं स्टेप्स को। टाइम आपने किया, लेफ्ट साइड पे टाइम पावर 1 है, राइट साइड पे पावर -2d है, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ d -1/2। इसी d की वैल्यू को पिछली लेंथ की इक्वेशन में पुट, विल गेट द आंसर ऑफ c। तो c इज इक्वल टू +1/2। अब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। पीरियड इज इक्वल टू अ कांस्टेंट m पावर 0, थीटा पावर 0, l पावर +1/2 एंड g पावर 1/2। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेंथ पावर 1/2 और g को अगर आप नीचे ले जाएं तो ये भी +1/2 हो जाएगा। t इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेंथ ओवर ग्रेविटी होल पावर 1/2, टाइम पीरियड बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट अंडर l over g। So here you have derived an equation for time period of simple pendulum। और पिछले स्टेप में मैं इसे डायमेंशनली कंसिस्टेंट कर चुका हूं। तो ये प्रोसीजर है। किसी भी वीडियो लेक्चर को सुनने और समझने का तरीकेकार सिंपल ये होता है कि आप एक पेज और पेंसिल पकड़ के बैठे, स्टेप्स को सुने, स्टेप्स को नोट करें। जहां आपको लगता है कि एक बात को दोबारा सुनना है, वीडियो रिवाइंड करें और जो इंपॉर्टेंट बात हो उसको सुने, उसको। तो ये था टॉपिक 1.8। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जिस हद तक हो सके प्रैक्टिस करें। इसका होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, डिराइविंग अ पॉसिबल फॉर्म, एक तो आपकी एग्जांपल है और अप्रोक्सीमेटली 2 इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। तो यहाँ पर ये स्टेपिंग जो है इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना आपने कि पहले फंक्शनैलिटी लेनी है, फिर पावर्स लेनी है, फिर तीसरे स्टेप में डायमेंशंस लिखनी है, चौथे स्टेप में आपने जो डायमेंशंस मिसिंग है उनको इंट्रोड्यूस करना है और पांचवें स्टेप में कंपैरिजन करते हुए तमाम तर पावर्स की b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू फाइंड करके वापस मेन इक्वेशन में पुट करनी और उस इक्वेशन को सिर्फ करना है। So you will be able to derive the possible formula. Dear students, my name is Adil Razak. Welcome to the Friend Physics channel. Dear students, after topical lectures, now we are going to start a new series in which we will solve numericals as well as short questions of the exercise. तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें टाइम दिया गया है 1 ईयर। अब जो ईयर है इट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो हमने क्या करना है, हमने इसको सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया बेटे तो हमारा जो टाइम आया उसकी वैल्यू ये आई कि टाइम आपके पास एक ईयर का 3.15 10⁻⁷ सेकंड। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। द नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है s = c × t। अब लाइट ईयर होता क्या है बेटे, लाइट ईयर को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट मैप जो है वो बनाया है कि ये अर्थ है, इस अर्थ से हमने एक बीम ऑफ लाइट को क्या किया है, हमने इसको मूव करवाया। तो ये जो बीम ऑफ लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस स्पीड से, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं।
अब इसीलिए हमने यहाँ पर मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की 3.0 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3.17 10 की पावर 7, तो हमारे पास बेटे ये वैल्यू है। इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। उर्दू में हम इसको नूरी साल भी बोलते हैं। लाइट ईयर बेटे प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। ये हम एंट्री टेस्ट में डिटेल में जाकर आपको समझाएंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट्स किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। अब बेटे ये हमारा आंसर आ गया है, और ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती है। समटाइम्स के वो प्रीफिक्स का कंसेप्ट यूज करके आपको इस तरह से वैल्यू एमसीक्यू में भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें सीखी। पहली चीज ये सीखी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। सेकंड हमने ये सीखा कि 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि अगर वो प्रीफिक्सेस को यूज करे तो वो किस तरह से इस वैल्यू को चेंज कर सकता है। उसके बाद बेटा इसी एमसीक्यू इस न्यूमेरिकल से रेलेवेंट मैंने एक एमसीक्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। बेटा ये 2 दफा बोर्ड में आ चुका है। बच्चा यहाँ पर गलती ये करता है कि वो कहता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज का शिकार होकर वो इसको टाइम का यूनिट बना देता है। तो ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट मैप में शो भी किया हुआ है। अब हम चैप्टर नंबर 1 का सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा इसका ए पोर्शन देखिए। हमने मालूम करना है सेकंड्स इन 1 ईयर। इसके लिए हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें यही काम किया था कि हमारे पास जो टाइम था वो 1 ईयर था, और हमने इसको नंबर ऑफ सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। वंस अगेन टाइम हमारे पास 1 ईयर है, वी नो दैट कि ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमने कहा जी कि इसके अंदर एक साल में 365 दिन, ये डेज, उसके बाद आवर्स, 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स मल्टीप्लाई किया बेटा, तो हमारे पास आंसर है 3.15 10 की पावर 7 सेकंड्स। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि ये आपका आंसर भी है और ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि 1 ईयर में नंबर ऑफ सेकंड्स बताएं। उसके बाद बेटे जो सेकंड पोर्शन है उसमें है नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर हमने बताना। अब यहाँ पर जो मैंने बात लिखी है ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये 2 दफा एमसीक्यूज में आ चुकी है, 2 टाइम्स। ये है कि 1 सेकंड में नैनो सेकंड्स कितने होते हैं। तो 1 सेकंड में 10 की पावर 9 नैनो सेकंड्स होते हैं। अगर आप प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे तो ये 9 - 9 वो 1 सेकंड ही बनेगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने कहा जी कि 1 ईयर में आपके पास जो है 3.15 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर 9 नैनो सेकंड से, प्रीफिक्सेस को है क्या करें जी सॉल्व कर लें, तो 1 ईयर किसके बराबर आ जाएगा 3.15 10 की पावर 16 नैनो सेकंड्स। ये चीज भी बेटा आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितने भी ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और इनको आपने न्यूमेरिकली सॉल्व भी करना है। द थर्ड इज ईयर इन 1 सेकंड। अब इसमें बेटा हमारे पास क्या है, हमने ये बताना है कि 1 सेकंड में कितने साल होते हैं। अब 1 ईयर में इतने सेकंड से हम ऑलरेडी 2 दफा ये कर चुके हैं, ये अब आपको वैल्यूज वाली याद होनी चाहिए। अब 1 सेकंड के लिए देखिए बेटे यहाँ पर मुझे 1 सेकंड चाहिए, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। वही काम मैंने किया कि 1 सेकंड के लिए 1 ईयर डिवाइडेड बाय 3.15 10 की पावर 7। जब हमने इसको कैलकुलेटर पे बेटा सॉल्व किया तो आंसर आ गया 3.17 10 की पावर -8 ईयर्स। तो ये चीज भी आपको एमसीक्यूज में आ सकती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 1 का थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बेटे इस न्यूमेरिकल में हमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट है इस तरह से, उसकी लेंथ जो है वो 15.3 सेंटीमीटर दी गई है और उसकी जो विड्थ है वो हमें 12.80 सेंटीमीटर दी गई है। हमें कहा गया है कि इसका आप एरिया निकालें इस प्लेट का। तो बेटा ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर का जो होता है एरिया कैसे निकलता होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बेटा इसी चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। बच्चे पूछ सकते हैं कि जी ये लेंथ इंटू विड्थ क्यों आया। बेटा चूंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है जो आप अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या किया, सोल्यूशन में इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आंसर है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे मुश्तमिल होगा। अब ये देखें यहाँ पर हमने टॉपिकल रिजेम्बलेंस देखनी है कि यार ये चीज हमने कहीं बुक में पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो हमें याद आ गया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखा क्योंकि वो यूज हो रही है। अब इसका मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट इसका बेटा ये था कि आंसर शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस थिंग कि आपका आंसर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होना चाहिए जो कि कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखें यहां पर लेंथ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, हमने कहा 3। विड्थ में कितने बेटे सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, हमने कहा 4। तो अब अपने इस टॉपिकल रिजेम्बलेंस और कंसेप्ट को यूज करते हुए अब हमने कहा कि इसके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए।
अब यहां पर तो मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका आंसर 3 पे लेके आऊंगा। तो 3 के लिए 195, लेकिन जो लास्ट डिजिट ड्रॉप है 8, इट इज मोर देन 5, तो ये क्या करेगा, ये इस डिजिट में 1 ऐड हम कर देंगे। यही वजह है कि जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है जी, नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर आए और इसको हमने राउंड ऑफ किया, तो हमारा आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यहां तक ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब आपको इस तरह का एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एमसीक्यूज में कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि फर्ज करें वो आपको ये 2 डिजिट्स देता है, वो आपसे पूछेगा कि ये बताएं कि इसका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कंसिस्ट होगा। तो हम देख सकते हैं कि कम से कम 3 डिजिट्स हैं, तो इसके आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस तरह की चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। अब बेटा 1.4 हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 1.4 न्यूमेरिकल जो है बेटा, ये न्यूमेरिकल भी है और ये एमसीक्यू भी है, और ये भी 2 दफा बोर्ड में आ चुका है। इसमें क्या है जी, हमारे पास फिल वक्त यहाँ पे हमें उसने 4 मासेस दिए हुए हैं जो कि सब केजी में है, M1, M2, M3, M4। क्या कहा गया है कि आपने इनको सम करना है अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपने इसको क्या करना है जी, सम करना है। बेटे सॉल्व किया, कैलकुलेटर यूज किया, तो हमारा आंसर आ गया 19.38 केजी। वंस अगेन क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जी अब इसका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मुश्तमिल होगा। तो फिर टॉपिकल एग्जामिनर्स पे जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि इन एडिशन, एडिशन के अंदर क्या होता है, एडिशन के अंदर मेन कंसेप्ट ये है कि आंसर शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पोजीशन। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया, राउंड ऑफ किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया। अब यहां पर देखें जरा आप, यहां पर कितने आपके पास डेसिमल पोजीशंस हैं, हमने कहा 3। बेटे यहां पे कितने हैं, 4, यहां पे कितने हैं, 1, और यहां पर कितने हैं, 2। तो फिर इसका आंसर कितने प्लेसेस पे आना चाहिए, तो हमने कहा 1। तो इसीलिए हमने इसको राउंड ऑफ किया। वंस अगेन देखिए बेटा, ये 9 है, मोर देन 5 है, तो यही वजह है कि ये 9 क्या करेगा, ये इस 3 को 4 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा आंसर जो है वो 19.4 केजी आ गया। ये बेटा हमारे पास जो है ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसी तरह से ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह से वैल्यूज दी जाएंगी, वो आपसे ये पूछेगा कि इसका आंसर कितने डेसिमल पोजीशंस के ऊपर कंटेन करेगा। तो हमने देखना है कि लीस्ट डेसिमल पोजीशंस, उस हिसाब से हम इस एमसीक्यू को भी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 का 1.5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा इस न्यूमेरिकल में अच्छी खासी कैलकुलेशंस हैं, और यहाँ पर जो हमारे कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के हैं। बेटा इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या किया हुआ है, लेंथ दी हुई है जी स्ट्रिंग की 1 मीटर, उसको हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और साथ लीस्ट काउंट दे दिया 0.1, तो हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में 100 + -0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की सूरत में लिखा हुआ है। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस क्या दिया हुआ है जी, 40.2, साथ लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच दे दिया 0.1 सेकंड, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख दिया। यहाँ पर बेटे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन निकाला। टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन का मतलब ये है कि जो आपको 20 वाइब्रेशन का टाइम दिया हुआ है उसको आप डिवाइड करें, तो देखिए जी 40.2 डिवाइडेड बाय 20, और इसी तरह जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी उसको भी आपने 20 पे डिवाइड किया। तो ये बेटे जो आपके पास आंसर आया है ये है टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन, और उसके अंदर जितनी अनसर्टेनिटी है वो आपने कैलकुलेट कर ली। हमने फाइंड क्या करना है बेटे, हमने फाइंड करना है कि जी की वैल्यू क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वगैरह उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, लेंथ हमने दे दी, जी की वैल्यू निकालनी है, और टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है जी के अंदर। अब बेटा सोल्यूशन इसका यहाँ से है कि जी हमें पता है जी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला, हमने यहाँ से जी निकालना है, तो हमने क्या किया जी, कैलकुलेट कर लिया, दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटे ये हमने जी की वैल्यू बना ली। जी की वैल्यू किसके बराबर आई, 4π² L डिवाइडेड बाय T², वेयर L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और T जो है ये आपके पास टाइम पीरियड जो आपने 1 वाइब्रेशन का कैलकुलेट किया। बेटे हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें एक तो क्वेश्चन हल हो गया जी की वैल्यू, अब हमने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। बेटा उसका लॉजिक क्या है, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी का वो कहां से पता चलेगा, वो आपको यहां से, इधर देखें, यहां से कि जी के अंदर अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, प्लस बेटा यहां पे प्लस होगा, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, ठीक है जी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम और इनको हम जब ऐड करेंगे टोटल, तो आपके पास जो है ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब हमने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ निकाली बेटा, कैसे कि आपके पास जो है लीस्ट काउंट 0.1 दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू जो है वो 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपके पास 0.1% आ गया।
इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम निकाल लिया मेरा बेटा उसी तरह से, तो आपके आंसर आ गया 0.25%। अब हमने जो है लॉजिक क्या लगाया हुआ है कि जी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी कैसे निकलेगी कि लेंथ की अनसर्टेनिटी को हमने ऐड करना है किसके साथ, 2 टाइम्स जो आपने टाइम में निकाल लिया बेटा, सॉल्व किया 0.6% आ गया। अब हमने कहा जी फाइनल आंसर किस तरह से है कि जी की वैल्यू है 9.76 विद 0.6% अनसर्टेनिटी। अब बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, याद रखिएगा, दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी निकालने के लिए यहां पर हमने एक स्टेप किया। ये स्टेप क्या है कि यार जो भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू आएगी आपने उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। इस तरह 9.76 विद 0.6 है तो आपने इसका 0.6% निकाल लिया, तो बेटे वो आया 0.06। तो हमने कहा जी ये हमारी मेजर्ड वैल्यू आ गई और ये हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कि g इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 का 6th न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और अब चूंकि चैप्टर नंबर 1 का कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आता है तो बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद इसको आप मेरा ध्यान से समझना। इसमें कुछ गलतियां भी हैं जो बच्चे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेटा इसमें हमें कहा गया है कि आपको जो है ये फार्मूला दिया गया है, ये आपने 9th में पढ़ा था कि ये फार्मूला किसका है, हाँ जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इसमें जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ बॉडी और r क्या है, ये डिस्टेंस। हमें कहा गया है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ g निकालें, वेयर g इज, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हमने जो फार्मूला यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फार्मूला है g इज इक्वल टू f r स्क्वायर m1 m2, जबकि f यहाँ फोर्स है, r यहाँ पे डिस्टेंस है और m1 और m2 ये क्या है, मैसेज हैं जो हमने kg में लेने। अब बेटे यूनिट्स ऑफ जी, अब यहाँ पर एक जरा बात सुनिएगा और समझिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्व किया है, उसकी वजह यह कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, जो कि गलत है, क्योंकि अगर आप इसका आंसर देखें बुक में तो इसका आंसर इन टर्म ऑफ एसआई यूनिट्स दिया गया है। तो इसलिए बेटा मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस न्यूमेरिकल को आपने इन टर्म ऑफ एसआई यूनिट सॉल्व करना है। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स मैंने इसलिए आपको सॉल्व करके दिया है कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व इसी मेथड से करना है जिस मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं। सिंपल जी, हमने क्या किया, फार्मूला यूज किया g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। बेटा यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सिंस वी नो दैट कि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, कैपिटल एन, मैंने उसका सिंबल यूज किया। r क्या है, डिस्टेंस, तो हमने कहा कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, बेटा मीटर स्क्वायर आ गया। m1 मास, इसका यूनिट kg, m2 ये भी मास, इसका यूनिट भी kg, तो kg मल्टीप्लाई बाय kg, हमने कहा जी ये आ गया kg का स्क्वायर, ठीक है जी। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मैंने देखिए स्पेशल मेंशन किया है कि ये एसआई यूनिट ऑफ जी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, और यही बुक में इसे आंसर दिया हुआ है। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट जो है बेटे ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, अगर आप लिखना चाहते हैं इसके साथ तो लिख लें, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर यहां तक एंड हो चुका है। ये आपने एमसीक्यूज आ गया, सॉल्व किया आपने, ठीक है जी, इसका आपने इन टर्म ऑफ बेस यूनिट यूज किया। अब इन टर्म ऑफ बेस यूनिट में ये देखें, न्यूटन हमें पता है फोर्स का यूनिट है, और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसको लिखते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये आपके टेबल 1.3 में से लिया गया है। ये MTCAT 2018 के अंदर ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। करना क्या था, उसने सिंपल पूछा था कि फोर्स को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स बताएं, तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां भी फोर्स आएगी, जहां भी न्यूटन आएगा, you have to remember that it is equal to kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब बेटा ये जो मैंने इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आपको सॉल्व करके दिया है, उसकी वजह यह है कि ये हमने आगे चलकर यूज करना है। कहां यूज करना है, डायमेंशंस में। अब डायमेंशंस का मेन कंसेप्ट ये है कि डायमेंशन हमेशा आपने इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स निकालनी होती है। एक तो आपको फार्मूला आना चाहिए, दूसरा आपने जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है, यू हैव टू राइट इट डाउन इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, जो काम मैंने यहाँ पे किया, देखें, और इसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हुई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ मीटर स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। बेटा केजी से केजी कैंसिल हुआ, ठीक है जी, हमारे पास बच गया मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशंस के अंदर ना हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं कि हम पहले मास को, फिर लेंथ को और फिर टाइम को लिखते हैं। ये कन्वेंशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा
चेंज भी कर देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, इट डजेंट मैटर। लेकिन एक कन्वेंशन है, कन्वीनियंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना आंसर उसी तरह से लिखें जैसे बुक में है। तो बुक में बेटा आंसर ऐसे लिखा हुआ है, ये देखें, ये आ गया पर मीटर, सॉरी पर केजी, ठीक है। आपके पास m-1 L क्यूब और t-2 इन टर्म्स ऑफ जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हमने इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर दी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी, इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 1 का 1.7 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर एक कंसेप्ट है, वो ये है कि एक इक्वेशन जो है वो कब करेक्ट होगी। बेटा फिजिक्स के अंदर इक्वेशंस हमने रैंडमली नहीं बनाई, फिजिक्स के अंदर इक्वेशंस बनाने का एक असूल है, और वही असूल यहाँ पर वो हमें समझाना चाह रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर। वो असूल ये है बेटे कि हमने ये बताना है कि ये एक इक्वेशन डायमेंशनली हमेशा तब करेक्ट होती है जब उसकी दोनों साइड्स पर डायमेंशन सेम हो, ठीक है जी। अब यही चीज इसने हमें दी है। देखें बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपने बहुत दफा पढ़ी हुई है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को उसने हमें कहा है कि आप बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब बेटा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जरा देखें, जो मैंने पहले ब्रीफ किया कि इफ एन इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। मतलब ये है कि दोनों साइडों पे क्या होना चाहिए, सेम हो, आपके पास डायमेंशन होनी चाहिए। अब बेटा टॉपिक एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बच्चों को बताता हूँ कि उन्हें पता चले कि यार ये बात बुक में कहाँ लिखी हुई है और इसका कंसेप्ट कहाँ से हमने पकड़ना है। तो बेटा आपके पास टॉपिक एग्जाम्पल्स डायमेंशन एनालिसिस में उसका एक सब टॉपिक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि जिसके अंदर उसने आपको एग्जाम्पल ये वाली दी हुई है, ये देखें, v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m होल अंडर रूट। तो इसी कंसेप्ट से रेलेवेंट ये एग्जांपल भी है। ये एग्जांपल आपको आ भी सकती है पेपर में, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि भाई इस साइड की डायमेंशन बताएंगे होगी, ये दिया होगा, ओके जी, ये बताएं जी इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है, तो ये वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है जी। ये बस एक टॉपिक एग्जांपल से मैंने बता दिया। अब आ जाए अपने असल सवाल की तरफ। हमने कहा जी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, VF मींस फाइनल वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी कोई भी हो, फाइनल हो, इनिशियल हो, फ्री फॉल हो, ऑर्बिटल हो, जो मर्जी वेलोसिटी हो, ऑलवेज रिमेंबर उसकी डायमेंशन LT-1 ही रहेगी, ठीक है। तो हमने कहा LT-1 मीटर पर सेकंड, उसको सॉल्व किया, LT-1 आया, राइट हैंड साइड पे आया, यहाँ पर VI है, वंस अगेन इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन LT-1। अब उसके साथ एक दूसरा फैक्टर आ रहा है, वो है AT। अब A इज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन LT-2 होती है, और टाइम की T, सॉल्व किया, LT-1 आ गया। अब उधर देखें, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये देखें। अब यहाँ पर मैंने डायमेंशंस पुट कर दी आपको समझाने के लिए, VF LT-1, VI LT-1 और AT वो भी LT-1। इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ LT-1। अब बेटे ये जो 2 है ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और इसके बारे में आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डज डायमेंशन एनालिसिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम कहते हैं नहीं, उसका कंसेप्ट भी यहाँ पे लें कि ये जो 2 है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। लिहाजा हमने देखा कि LT-1 इज इक्वल टू LT-1, तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई, सो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 1 का 1.8 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर उसने हमें कहा है कि आपने एक स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला डिराइव करके देना है हमें, कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किन 2 पैरामीटर्स पर किस तरह से डिपेंड करती है। यहाँ पर गिवन डाटा में उसने हमें डेंसिटी ऑफ मीडियम दे दिया रो, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E हमें दे दिया, और हमें कहा गया है कि आपने स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला डिराइव करके हमें देना है। वंस अगेन हमें नहीं पता भाई कि यहाँ पर इसकी डिपेंडेंस किस तरह से है और किस तरह से हमने जो है इसका रिलेशन डिराइव करना है। तो हम शुरू में इनिशियली क्या कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी के। यहाँ पर इन दोनों की डिपेंडेंस मालूम करने के लिए हमने E की पावर A को ले लिया और डेंसिटी की पावर को B ले लिया। ये पावर इसलिए ली है ताकि हमारे पास एक रिलेशन जो है वो डिराइव हो सके कि किस तरह से वेलोसिटी जो है वो इन 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। बेटा इसको खत्म किया प्रोपोर्शनैलिटी को, तो कांस्टेंट आ गया, और साथ E की पावर A और डेंसिटी की पावर B। अब डायमेंशन एनालिसिस को हमने इस्तेमाल किया, और डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हमने ये देखा कि जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन LT-1 होती है। इलास्टिक मॉडुलस बेटा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होल की पावर A। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी स्ट्रेन तो हम कहते हैं एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी यूनिट नहीं है, ये एक प्योर रेशियो है, ठीक है जी। तो स्ट्रेन का बेटा कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया होती है, इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है जी। तो आपको पता है फोर्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
एरिया मीटर स्क्वायर। अब याद रखें कि जब भी एरिया आए तो मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम आए तो मीटर का क्यूब। ठीक है, अब बेटे हमने स्ट्रेस को सॉल्व किया तो स्ट्रेस की जो डायमेंशन बन गई, ठीक है, वो बन गई ml-1t-2 और होल की पावर a आ गया। ठीक है, इस तरह बेटा डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होल की पावर b, तो हमें पता है मैस kg और वॉल्यूम मीटर क्यूब, अभी मैं बता चुका हूं, तो ml-3 की पावर b बन गया। अब हमने क्या किया, डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए वहां पर मैंने इक्वेशन बनाई। अब ये देखें भाई कि यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है LT-1। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर m0 क्यों लिखा हुआ है। m0 इसलिए लिखा हुआ है कि ये मैस 0 जब इसकी पावर है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है, जब पावर 0 होती है इसका मतलब 1 होता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ml0। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, तो 1 की हमें पता है कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होती। अब बेटा जी मेन कंसेप्ट 9th-10th में पढ़ा था कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी कंपेयर और ऐड। यहाँ भी हमने यही काम किया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये बेसिस कंपेयर करनी है, तीनों में MLT ये बेसिस है और हमने उनकी पावर्स को कंपेयर कर लेना है और ऐड भी करेंगे। सबसे पहले M के लिए आ गए, कंपेयरिंग पावर्स फॉर M। अब यहाँ पर M की पावर 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर M की पावर A है, A आ गया, वहां पर M की पावर क्या है, B आ गया। तो पहली इक्वेशन बन गई 0 = A + B। फिर मैंने L के लिए बेटे इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पर L की पावर क्या आई 1, वहां पर L की पावर क्या है -A, वहां पर L की पावर क्या है -3B। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर हमने T के लिए कंपेयर कर लिया। अब देखिए यार वहां पर T नहीं है तो यहाँ पर आप T की पावर क्या लेंगे, 0 कंसीडर करेंगे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर T की पावर -1 आई, ठीक है जी, और वहां पर T की पावर -2A लिख दिया, वहां पर 0 है तो +0 लिखना चाहे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा इस इक्वेशन 3 से A की पावर 1/2 आ गई। अब सॉल्यूशन यहां पर मैं ले आया हूं। अब सिंस मैंने कहा जी A की पावर 1/2 है तो मैंने इस रिलेशन को यूज किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि वहां से सॉल्व करना आसान था। 2 में भी कर सकता हूं लेकिन वहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जानी थी, इसलिए मैंने 1 में पुट कर दिया। ठीक है, आपने कहा जी 0 = 1 + 2 + B, तो B के लिए सॉल्व किया तो B की पावर क्या आ गई -1/2। अब हम फिर उसी पे आगे वापस कि देखें जी V = कांस्टेंट E की पावर और डेंसिटी की पावर। E की पावर यहाँ पर क्या थी A 1/2 के इक्वल आ गया, B की पावर क्या, डेंसिटी की पावर क्या थी B की आंसर क्या है -1/2। हमने बेटा इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया जी कांस्टेंट √, क्योंकि हमें पता है सिंस वी नो दैट कि 1/2 ये √, के बराबर होता है। ठीक है, हमने बेटा इसको सॉल्व किया तो क्या पता चला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके √, के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के, लेकिन उसके स्क्वायर रूट भी लेना है। तो बेटा इस तरह हमारे पास फार्मूला आ गया V = √E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बिस्मिल्लाह स्टूडेंट्स, बेटा अब हम चैप्टर नंबर 1 का 9th न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सबसे अहम तरीन न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में भी आ सकता है और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये 4 दफा बोर्ड में आ चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बेटे हमें गिवन क्या है E = mc² और हमें कहा गया है कि आप ये बताएं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है जी, अब वर्ड करेक्ट भी आ सकता है, वर्ड कंसिस्टेंट भी आ सकता है, इससे आपने परेशान नहीं होना, बात एक ही है। अब बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 40% कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इसी क्वेश्चंस की मुताबिकत से मैं आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं। वो कंसेप्चुअल नॉलेज ये है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, वर्ड ड्रॉबैक भी आ सकता है, वर्ड डिसएडवांटेजेस भी आ सकता है, तो कंसेप्ट और आंसर सेम रहेगा। तो बेटा डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, तो वो यहां मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, कि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। मिसाल के तौर पे वर्क, हीट, टॉर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस, कि ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन इनकी डायमेंशन क्या है, वो सेम है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसी कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है बेटे, मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। ठीक, अब बेटे हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन कंसेप्ट पे आना पड़ेगा। मेन कंसेप्ट ये है कि इक्वेशन की दोनों साइडों पे डायमेंशन सेम होनी चाहिए
अब उसके लिए हमने क्या किया जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने कहा जी देखें एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती है, यूनिट भी सेम होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर एनर्जी को हमने कहा जी न्यूटन मीटर। न्यूटन को मैंने इसलिए इंसर्कल किया हुआ है कि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब भी फोर्स आएगी, जब भी न्यूटन आएगा, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट कैसे लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की सूरत में। बेटे इसको सॉल्व किया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लेकर आए तो आपके पास डायमेंशन एनर्जी की क्या आ गई, ml स्क्वायर t-2। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, वहां पर mc स्क्वायर लिखा हुआ है। m है मास ऑफ द बॉडी, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, उसका यूनिट भी क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। सॉल्व किया बेटा इसको हमने तो ये बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लेकर आए इसको तो ये बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि दोनों साइडों की डायमेंशन क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई, तो हमने लिखा सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये वाली बात बड़ी अहम है क्योंकि उसने पूछा है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो आपने ये बात लाजमी मेंशन करनी है अपने आंसर में कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है बेटे, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 का 10th न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये इसका लास्ट न्यूमेरिकल है और ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। बेटे इसके अंदर ना जो मेन कंसेप्ट है वो ये सिखाया गया है आपको कि फिजिक्स में फार्मूलाज कैसे बनते हैं और फार्मूलाज में जो फिजिकल क्वांटिटीज की डिपेंडेंस होती है वो किस तरह से होती है। तो इसका जो मेन लॉजिकल जो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कहूंगा, तो ये हमें यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है हाउ टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। यही चीज आपके बुक के अंदर उसने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को लेके एक एग्जांपल भी की हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कुछ इस तरह से है, वो कहता है जी एक बॉडी है, ठीक है जी, वो एक ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। वो ट्रैक जो है वो सर्कुलर ट्रैक है, उस ट्रैक का रेडियस r है, ठीक है जी, उस बॉडी की वेलोसिटी v है। तो वो ये हमें कह रहा है कि यहाँ पर आपने ये बताना है कि उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी, उस एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ क्या ताल्लुक होगा, उस एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या ताल्लुक होगा। मतलब दूसरे लफ्जों में वो हमसे पावर्स ऑफ r और पावर्स ऑफ v पूछ रहा है। अब ये जो पावर्स हैं असल में ये हमें डिपेंडेंस बताएंगी कि किस तरह से एक बॉडी जब मूव करती है सर्कुलर ट्रैक में तो उसकी एक्सेलरेशन किस तरह से वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने कहा जी देखें यहाँ पर हमने n जो है वो r की पावर और m को v की पावर लिया हुआ है, पावर ऑफ v एंड r, और ये हमने मालूम करने हैं रिलेशन टू बी यूज। अब देखें शुरू में हमें नहीं पता कि कौन सी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हम शुरू में जब भी हमने कोई फार्मूला बनाना होता है तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख के सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n, v की पावर n। ठीक, अब यहां से हमने क्या किया, जिसको सॉल्व किया, कांस्टेंट को खत्म, ये है प्रोपोर्शनलिटी सिंबल खत्म किया, यहां पर कांस्टेंट यूज किया हमने, और फिर डायमेंशन एनालिसिस यूज की। डायमेंशन एनालिसिस में एक्सेलरेशन lt-2, r की l होती है और वेलोसिटी की lt-1, ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। अब बेटे हमने क्या किया, दोनों साइडों की इक्वेशंस को जो है डायमेंशंस के मुताबिक लिख दिया। यहां पर देखें एक्सेलरेशन की lt-2 कांस्टेंट आ गया, l की पावर n, lt-1 इसकी पावर m। अब यार जब आप 9th में थे तो आपने अलजेब्रा के अंदर एक कंसेप्ट सीखा था। बेटे यहाँ पर जो हम कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंसेप्ट ये है कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड और कंपेयर। ये चीज बेटे हमने 9th में पढ़ी थी। ये देखें कि 2 की पावर a और 2 की पावर 3, जब बेसिस सेम है 2 और 2 तो ऊपर पावर्स क्या है, ये कंपेयर हो सकती हैं। तो a इज इक्वल टू 3, ये हमने 9th में पढ़ा था। सेम यही काम जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा जी सॉल्विंग फॉर पावर ऑफ l। अब देखें यार यहाँ पर l की पावर 1 है, अगर ना भी लिखा हो तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पावर 1 होती है। तो l की पावर 1, यहाँ पर l की पावर n, यहाँ पर l की पावर m, ये क्योंकि दोनों जो है वो क्या हो रही हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स क्या होती हैं, वो ऐड हो जाती है। तो इसीलिए इक्वेशन बन गई 1 इज इक्वल टू n प्लस m, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह बेटे मैंने पावर ऑफ t के लिए भी क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखें t की पावर कितनी है, -2, मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें m, यहाँ पर t की पावर कितनी है, ठीक है, ये हमारे पास -1 है, तो -1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो -m आ गया। बेटे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 के। अब हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, m की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को बेटा मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो जब इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया तो मैंने n के लिए सॉल्व कर लिया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, -1। मैंने दोबारा अपने असल जो हमारे पास था ये इक्वेशन में दोबारा इस पे आया, तो मैंने कहा जी देखें a इज इक्वल टू कांस्टेंट r की पावर n, v की पावर m। अब जब हमारे पास आंसर आ गया तो क्या आया, a इज इक्वल टू कांस्टेंट r की पावर -1, v की पावर 2। अब यहाँ पर कांस्टेंट 1 है,
उसकी वजह ये है क्योंकि एक्सेलरेशन और किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। अब डिपेंडेंस किस तरह से है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो बेटा इसी तरह इसको हमने सॉल्व किया, m की और m की पावर निकाली और ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये काम हम क्यों करते हैं, टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला के लिए।